नमस्कार दोस्तों, मैं आईपीएस आप सभी का विजयरथ क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम आप सभी के लिए दोस्तों दर्पण पढ़ा चुके। दर्पण में हम पहला पार्ट जो था वो था समतल दर्पण। हमने दर्पण के लिए दो भाग में डिवाइड किया था, समतल और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को छोड़ के हमने पहला जो पार्ट पढ़ाया था वो पढ़ाया था समतल दर्पण। आज हम गोलीय दर्पण की बात करेंगे। गोलीय दर्पण को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन से? एक था अवतल दर्पण और दूसरा जो था वो था उत्तल दर्पण। तो आज हम दोस्तों अवतल दर्पण की बात करेंगे। अवतल दर्पण अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण भी इसे कहते हैं। अवतल दर्पण को हम कॉनकेव मिरर भी कहते हैं। और अपसारी दर्पण के लिए हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अवतल दर्पण की परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। और अवतल दर्पण जो है साथियों, वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित या केंद्रित करता है। इसका अवतल दर्पण का ये नाम, दूसरा नाम किस नाम से कहते हैं हम अवतल दर्पण को? अभिसारी दर्पण। अभिसारी का मतलब होता है अभिकेंद्र करना, प्रकाश की किरण को अपनी ओर अभिकेंद्र करना, केंद्रित करना। तो अवतल दर्पण जो है वो प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अवतल दर्पण द्वारा वस्तु सामान्यता बड़ी दिखाई देती है। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु सामान्यतः कैसी दिखाई देती है? बड़ी दिखाई देती है। अवतल दर्पण से कुछ वस्तुएं जो अवतल दर्पण से रिलेटेड कुछ वस्तुएं जो हमें बड़ी छोटी और जैसी है वस्तु वैसी देखने के लिए कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आपके लिए लिखवा देता हूँ। जैसे कुछ याद रखनी है, नोट्स करके लिखवा देता हूँ मैं साथियों। जैसे अगर वस्तु जैसी है वैसी
दिखाई दे तो किस दर्पण का उपयोग होगा? तो इस तरह से कैसे लिखेंगे इसके लिए? वस्तु जैसी हो वैसी दिखाई दे। किस दर्पण के द्वारा वस्तु जैसी है वैसी दिखाई दे? तो हम कहेंगे समतल दर्पण के द्वारा वस्तु जो है वो जैसी है वैसी दिखाई देती है। नेक्स्ट, वस्तु बड़ी दिखाई दे किस दर्पण के द्वारा वस्तु जो है वो बड़ी दिखाई देती है? तो हम कहेंगे अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु को बड़ा देखा जा सकता है। और यदि पूछा जाए कि वस्तु को छोटा देखना हो तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हम कहेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कैसे याद रखोगे दोस्तों? जैसे वस्तु जैसी है वैसी दिखाई दे तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है पूछा जाए तो हम कहेंगे समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर वस्तु को बड़ा देखना हो तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो कहेंगे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अगर वस्तु को छोटा देखना हो तो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हम कहेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, ये लाइन, इस लाइन के लिए अवतल दर्पण में जो लाइन जा रही है इसके लिए हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। और ये अवतल दर्पण जो है वो क्या होगा? किसी गोले का क्या होगा? ये भाग होगा, किसी गोले का एक भाग होगा। ये अवतल दर्पण ये दिखाई दे रहा है, ये किसी ना किसी गोले का तो भाग होगा। तो ये जब गोले का भाग होगा तो इसका एक केंद्र होगा। जैसे यहाँ क्या होगा? ये केंद्र होगा। और इस केंद्र से इस दर्पण यहाँ क्या है? ये ध्रुव होता है, इसका पोल, इसे बोलते हैं हम ध्रुव या पोल। इस पोल से और इस केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम? त्रिज्या, जिसे बोलते हैं हम वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। और इस केंद्र के लिए कुछ इसके उपयोग हैं अवतल दर्पण के, उन्हें कैसे याद रखा जाएगा? अवतल दर्पण के उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग किस किस में किया जाता है? तो हम कहेंगे अवतल दर्पण का उपयोग
सेविंग दर्पण में किया जाता है। और नेक्स्ट, अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग में। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण का उपयोग ENT डॉक्टरों द्वारा उपयोग किया जाता है। ENT क्या होता है? ENT, ईयर, कान, और N मतलब नोज, नाक, और T थ्रोट, गले। कान, नाक, गले की जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? तो हमने बताया कि अवतल दर्पण जो है वो क्या है, वस्तु को क्या बड़ा, अवतल दर्पण द्वारा वस्तु को कैसा देखा जा सकता है? बड़ा देखा जा सकता है। इस कारण से ये जो है हमारे अंदर, इनमें नाक, कान में अगर इनकी जांच करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो उन्हें बड़ा देखने के लिए डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं? तो हम कहेंगे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों की हेडलाइट में, गाड़ियों की हेडलाइट में, सर्च टॉर्च में, भी इसका उपयोग किया जाता है। गाड़ियों की हेडलाइट की बात करें, हेडलाइट में अवतल दर्पण का जो एक रूप होता है, अवतल दर्पण का एक रूप होता है जिसे हम कहते हैं परवलयकार। परवलयकार दर्पण, इसे हम बोलते हैं पैराबोलिक मिरर। हेडलाइट जो है वो एक अवतल का रूप होता है। कौन से अवतल का? परवलयकार दर्पण, जिसे हम बोलते हैं पैराबोलिक। उसका उपयोग किया जाता है हेडलाइट में, जो प्रकाश को क्या है, एकत्र ना होने की जगह क्या है, थोड़ा सा बिखेर देता है। ठीक है। आगे हम सर्च लाइट में इसका उपयोग करते हैं। जो टॉर्च देखी होंगी सर्च करने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए, और वो क्या करती हैं, प्रकाश को जो एकत्र करके उस पर फोकस डालती हैं किसी वस्तु को। जब सर्च करते हैं हम, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सर्च लाइट में भी इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में भी किया जाता है। सौर कुकर में भी किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ साथियों? सौर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे एक होता है सौर कुकर, अवतल दर्पण उसमें इस तरीके से लगा होता है, जो सूर्य के प्रकाश को क्या है, ये कोई बर्तन है, ऐसे करके ये अवतल दर्पण लगा है, और इस पर, इससे दर्पण पर सूर्य का प्रकाश जो आ रहा है उसे केंद्रित करके इस अंदर बर्तन में क्या करता है, उस प्रकाश को डालता है, और वो प्रकाश क्या है, धीरे 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 उसका टेम्परेचर बढ़ता है उस बर्तन का, जिससे क्या है, खाना जो है वो जल्दी पक जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी के बीच संबंध। वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी के बीच संबंध। क्या संबंध होता है इसका? वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की आधी होती है। या पूछा जाएगा आपसे कि त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, r बराबर 2f भी होती है। ठीक है, ये साथियों एग्जाम में आपसे ज़्यादातर पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी के बीच संबंध f बराबर r/2, या पूछा जा सकता है r बराबर 2f। ठीक है, तो याद रखेंगे। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं किस तरीके से, जैसे एक दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या किस तरीके से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे करेंगे इसके लिए? ये क्या दे रखे हैं हम, फोकस दूरी। हमें f की वैल्यू दे रखी है यहाँ, f बराबर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, और हमसे निकलवा क्या रहे हैं, वो वक्रता त्रिज्या निकलवा रहे हैं, r निकलवा रहे हैं। तो हमें पता है r बराबर क्या लगाएंगे हम 2f, और f की वैल्यू क्या दे रखी है 40 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा हमारा, वक्रता त्रिज्या कितनी आ जाएगी? तो वक्रता त्रिज्या जो है कितनी आ जाएगी 80 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए कि एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या जिसकी वक्रता त्रिज्या जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो यहाँ हमें r की वैल्यू दे रखी है, r बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और क्या निकलवा रहे हैं हमसे, वो फोकस दूरी निकलवा रहे हैं। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, f बराबर हमें पता है कि r/2 होता है। तो r की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ 20, और इसे 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से साथियों हम निकाल सकते हैं यदि हमसे पूछा जाए वक्रता त्रिज्या या हमसे पूछा जाए फोकस दूरी। तो हम कैसे निकालेंगे? अगर हमें वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध पता हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देता हूँ मैं आपके लिए, कैसे करना है। जैसे एक अवतल दर्पण
एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। हमें R बराबर दे रखा है यहाँ 100 सेंटीमीटर और हमें फोकस दूरी निकालनी है। क्या निकालना है यहाँ से हमें F, तो हमें पता है कि R बट्टे क्या होता है 2, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हमने बताया कि R की वैल्यू दे रखी कितनी 100 बटे में 2 करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं साथियों। अवतल दर्पण अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अवतल दर्पण अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कैसे याद रखेंगे दोस्तों। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब मैं आपके लिए सिंपल तरीका बताऊंगा। जैसे ये क्या है, एक अवतल दर्पण है और ये क्या है, कोई मुख्य अक्ष है। ये क्या है, इसका बताया मैंने, ये ध्रुव बताया था। यहाँ क्या है, ये ध्रुव, और यहाँ मैंने ये कर दिया इसे डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब होता है यह जो है मुख्य अक्ष कहाँ तक है, अनंत तक है। ठीक है, और ये क्या है, इसका कोई केंद्र, मुख्य फोकस, और यहाँ क्या है, ये वक्रता, ये क्या है, यहाँ ये है इसका वक्रता केंद्र, और ये क्या है, इसकी मुख्य फोकस, और यहाँ क्या है, ये अनंत अनंत है। ठीक है, अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे और ये क्या है, यहाँ पोल P, अगर वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम कहेंगे जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ इस तरीके से चिन्हों द्वारा याद करा दूंगा। ये जैसे ये चिन्ह है, अनंत पर कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका 3 चीज़ें याद रखनी है साथियों। जैसे अगर वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और एक अनंत और किसके बीच में रखी जाएगी वस्तु, वक्रता केंद्र और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, और एक वस्तु जो है वो कहाँ रखी जाएगी, वक्रता केंद्र पर, और एक वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और अगली स्थिति में वस्तु जो है वो फोकस पर, और लास्ट जो है स्थिति, इसकी छठी स्थिति क्या रहेगी, वस्तु जो है वो फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाएगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो कैसे याद रखेंगे साथियों, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। ये पहली स्थिति है, ये पहली स्थिति, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये चौथी स्थिति, ये 5वीं,
और ये छठी। अभी मैंने पहली स्थिति की बात की कि जब वस्तु अनंत पर रखी होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब जो है फोकस दूरी पर बनेगा। यदि वस्तु को हमने अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम कहेंगे कि कहाँ बनेगा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में बनेगा। तीसरी स्थिति की बात करें तो हमने तीसरी स्थिति में वस्तु को कहाँ रखा, तो वक्रता त्रिज्या पर, और जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर रखी होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता त्रिज्या पर ही बनता है और वस्तु के बराबर ही बनता है। ठीक है, कितना बड़ा बनेगा, वस्तु के बराबर ही बनेगा तीसरी स्थिति में। चौथी स्थिति की हम बात करें, वस्तु को हमने कहाँ रखा है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में रखा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच बनेगा। हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, वस्तु को हमने कहाँ रखा, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में। हम इधर से चल रहे हैं तो पहला पॉइंट लेते हैं और उधर से इस साइड से इधर को चल रहे हैं तो हम वक्रता त्रिज्या पहले कहेंगे और बाद में अनंत बोलेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट कंडीशन में वस्तु को हमने कहाँ रखा, फोकस दूरी पर। जब हमने वस्तु को फोकस दूरी पर रखा है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब भी अनंत पर बनेगा। वस्तु अगर अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस दूरी पर, और वस्तु अगर फोकस दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अब हम छठी कंडीशन की बात करते हैं जो हमारे एग्जाम व्यू पॉइंट से क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ज़्यादातर पूछा ही जाता है यहाँ से कि जब वस्तु फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब। और कैसा बनता है, तो हम कहेंगे सीधा बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। और जब सीधा बनता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। इन पॉइंटों को याद रखेंगे साथियों। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब, पहली कंडीशन में क्या बताया मैंने, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस दूरी पर बनेगा। और कैसा बनेगा, तो हम कहेंगे वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत ही छोटा, जिसे हम बोल सकते हैं बिंदुवत बनेगा। नेक्स्ट है, जब वस्तु अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखी हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब जो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में बनेगा। इसको उल्टा नहीं कहेंगे, हम इधर से इधर को चल रहे हैं, फोकस दूरी पहले कहेंगे, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा, तो हम कहेंगे वास्तविक और उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट है, जब हमने वस्तु को कहाँ रखा है, जब हमने वस्तु को वक्रता त्रिज्या पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम कहेंगे जब वस्तु को वक्रता त्रिज्या पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब भी वक्रता त्रिज्या पर ही बनता है और वस्तु के बराबर ही बनता है। प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, तो वस्तु के बराबर ही बनता है। लेकिन कैसा बनता है, तो हम कहेंगे उल्टा बनता है। जब उल्टा बनता है तो कैसा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन, अगर वस्तु को वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम कहेंगे अगर वस्तु को वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच बनता है। और कैसा बनेगा, तो हम कहेंगे वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन, पांचवी कंडीशन, अगर वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, अगर वस्तु को फोकस दूरी पर रखा जा रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा,
तो हम कहेंगे प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अगर वस्तु को फोकस दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। और कैसा? बहुत बड़ा बनता है। कैसा बनता है? बहुत बड़ा बनता है। और कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन, छठी कंडीशन इसकी, अगर वस्तु को फोकस दूरी और ध्रुव के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। जब प्रतिबिंब सीधा बनता है तो हम कह सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट हम इसके स्थिति को लिखवा देंगे। अभी तो मैंने इसके लिए बोलकर समझाया, आपको किस तरीके से लिखना है और कैसे याद करेंगे वो मैं आपके लिए यहाँ से लिखवा देता हूँ। बिंब कहा जाए या वस्तु कहा जाए एक ही बात है। हम कहेंगे बिंब की स्थिति। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति। बिंब की स्थिति का मतलब मैंने अभी बताया कि वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर। पहली कंडीशन क्या बताई मैंने? जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा? हमने बताया अभी कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर बनता है। कैसा बनेगा? प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब है वास्तविक बनेगा या उल्टा बनेगा या छोटा बनेगा या आभासी बनेगा। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस दूरी पर। तो कैसा बनेगा? हमेशा याद रखना अवतल दर्पण में बस छठी कंडीशन को छोड़ के सारी क्या है? वास्तविक और उल्टे ही बनते हैं। सारे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? अवतल दर्पण की बात कर रहा हूँ मैं केवल। सारे प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? वास्तविक बनते हैं और उल्टे बनते हैं। ठीक है। छठी कंडीशन में एक ऐसी है जो क्या है? दर्पण के जब पीछे बनेगा। जब दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा तो हम कहेंगे जब कभी भी जब प्रतिबिंब सीधा बनता है तो कैसा होगा? प्रतिबिंब आभासी होगा। ठीक है। छठी कंडीशन को बस थोड़ा याद रखना है, बाकी सब सेम है। अगर वस्तु अनंत पर है, फोकस दूरी पर, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस दूरी पर। कैसा बनेगा? तो हम कहेंगे वास्तविक और उल्टा और बिंदुवत बनता है। दूसरी कंडीशन हमने बताई जब वस्तु को अनंत और अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो हम कहेंगे प्रतिबिंब जो है फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कहाँ बनेगा? फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनता है या मध्य बनता है। कैसा बनेगा? तो हम कहेंगे वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है।
वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनता है। तीसरी कंडीशन में जब वस्तु को कहाँ रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर रखा जाए, वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कैसा बनता है, तो हम कहेंगे वस्तु के बराबर ही बनता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर बनता है। चौथी कंडीशन में जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र व अनंत की वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बनता है। कैसा बनेगा, तो हम कहेंगे साथियों वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। पांचवी कंडीशन में जब वस्तु फोकस पर रखी हो, जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। कैसा बनेगा, तो हम कहेंगे वास्तविक उल्टा व वास्तविक उल्टा और वस्तु से अत्यधिक बड़ा बनता है। छठी कंडीशन में जब वस्तु फोकस से व ध्रुव के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। कैसा बनता है, तो हम कहेंगे आभासी सीधा और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनता है। तो प्यारे साथियों, क्या बताया हमने, अभी एक एक चीज़ एक एक कंडीशन को डिस्कस किया हमने कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर, और कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा और बिंदुवत। हमेशा याद रखना साथियों, दर्पण मन लास्ट की कंडीशन में ही बस आभासी और सीधा बनता है, बकाया 5 कंडीशन में वास्तविक और उल्टा ही बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, तो बस याद रखेंगे
और इन चीज़ों को अपने नोट्सों में लिख लेंगे। तो आज के लिए साथियों इतना ही, और हम कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ आते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।